करते हैं चीज़ें, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपने कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। तो ये रिलीज़ रीडनेस कहलाती है, जिसके अंदर आपके पास जो है रिलीज़ेज़ होती हैं, वो स्पेसिफिक डेट्स के ऊपर डिफरेंट इंस्टेंसेस के ऊपर रिलीज़ होती हैं। तो सेल्सफोर्स क्या करता है, सबसे पहले आपके पास प्री रिलीज़ ऑर्ग्स होती हैं, जिसके ऊपर साइन अप करते हैं, ताकि अपनी फीचर्स को टेस्ट कर सकें कि क्या सेल्सफोर्स के नए फीचर्स हैं। उसके बाद सेल्सफोर्स रिलीज़ नोट्स लॉन्च करता है, रिलीज़ करता है, जिसके अंदर बताता है कि हमने क्या-क्या चीज़ें इस फील्ड में चीज़ें करी हैं। फिर वही आपके पास सैंडबॉक्स पे आपके जो प्रोडक्शन कस्टमर आपके जो कस्टमर्स होते हैं, अगर आप पार्टनर हैं तो, या अगर कस्टमर है तो आपकी ऑर्ग के ऊपर सैंडबॉक्स के ऊपर रिलीज़ होती है, प्रोडक्शन अभी तक नहीं होता। तो सैंडबॉक्स के ऊपर अपनी जो फंक्शनैलिटी है, जो आपकी ऑलरेडी आपने बिल्ड की हुई है, वो आप टेस्ट करते हैं सैंडबॉक्स के ऊपर। तो ये इस तरीके से डिफरेंट फेजेज़ के अंदर जाती है। तो अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी 14 दिसंबर से स्प्रिंग 24 रिलीज़ हो गया था। तो तब से लेके तब तक आप ओवरऑल लास्ट वीक आई थिंक 7th फ़ेब को लास्ट रिलीज़ थी, जो कि प्रोडक्शन पे रिलीज़ हुई है। लास्ट से लास्ट एक्चुअली। तो अब जो है सारी और जो है वो प्रोडक्शन पे आई मीन रिलीज़ स्प्रिंग 24 सब जगह रिलीज़्ड है। तो ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नेक्स्ट समर आएगी हमारे पास रिलीज़, तब ये विंडो याद रखिएगा, आपको ये रिलीज़ हो जाती है पहले ही। ये विंडो जो आपको पहले 1 दिसंबर में पता चल जाएगी, पहले रिलीज़ कर देता है सेल्सफोर्स कि भई ये विंडो है ओवरऑल। तो जब अभी नेक्स्ट जो है मेरे ख़्याल से अप्रैल के अंदर है, मार्च या अप्रैल के अंदर है, तो ट्रेलब्लेज़र डीएक्स के साथ ही ये रिलीज़ कर देंगे समर। ठीक है? तो वो उसकी विंडो पे आपके पास आ जाएगी रमज़ानों में काइंड ऑफ। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो, ओके। मैं वैसे अपनी ये गूगल स्लाइड के अंदर ये क्वेश्चन इनेबल कर रहा हूँ, तो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी स्पेसिफिक स्लाइड्स से रिलेटेड, तो यू कैन यूज़ दिस लिंक, तो मुझे पता चल जाएगा कोई क्वेश्चन है तो। अम, सिंपल सा एजेंडा है। एजेंडा के अंदर हम बात करेंगे पहले प्लेटफ़ॉर्म हाइलाइट्स की, कि ओवरऑल प्लेटफ़ॉर्म के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर हम बात करेंगे फ्लो की अपडेट्स की, जो कि ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर है। फिर हम बात करेंगे डेवलपर अपडेट्स की, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अगर टाइम परमिट्स करता है तो मैं ज़्यादा डिटेल बात करूँगा, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा सिर्फ हाइलाइट्स पे बात करूँ, और फिर Q&A, फिर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे कोशिश करूँगा उनको आंसर करने की। प्लेटफ़ॉर्म हाइलाइट्स, अच्छा, इस पूरी एक्टिविटी का पर्पज़ ये है कि सिर्फ मैं ऑफ कोर्स लिसनर्स बहुत बड़े होते हैं, तो सिर्फ उसमें प्लेटफ़ॉर्म की इतनी चीज़ें, फिर फ्लो की इतनी चीज़ें, फिर डेवलपर्स की इतनी चीज़ें, फिर सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, अम, मार्केटिंग क्लाउड, म्यूलसॉफ्ट, इंडस्ट्रीज़ के अंदर फिर वो आके पब्लिक सेक्टर आ गया, फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड आ गया, ओमनी स्क्रिप्ट्स आ गया, ओमनी स्टूडियोज़ आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली हम सब कवर नहीं कर सकते। हम ओवरऑल हाइलाइट्स को कवर करेंगे, और मैं आप लोग को एनकरेज करता हूँ कि आप लोग जाएँ और इसी नोट्स को पढ़ें, अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़े नहीं है तो। और अगर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो आप लोग जाके आराम से कुछ बाहर जाके समोसे-समोसे खा के आ जाएँ। और पहली चीज़ तो बड़ी मज़े की चीज़ है, वो ये है कि डायनामिक फॉर्म्स के अंदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो फ़ील्ड्स हैं, वो आप शो कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले आप अम, फ़ॉर्मूला फ़ील्ड बनाते थे। जैसे आपका कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट है, कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने डायनामिक फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए, या लीड्स के ऊपर, या अपॉर्च्युनिटी के ऊपर, या कोई भी कस्टमर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने, जो कि पैरेंट ऑब्जेक्ट की कोई फ़ील्ड शो करवानी है आपको किसी रिकॉर्ड के अंदर, तो आप पहले ऐसा नहीं कर सकते थे डायनामिक फॉर्म के थ्रू। आपको एक, या इवन पेज लेआउट के थ्रू भी, आपको पहले एक फ़ॉर्मूला फ़ील्ड बनानी पड़ती थी, फ़ॉर्मूला फ़ील्ड के थ्रू आप लिंक करते थे डाटा, और फिर आप शो करवा देते थे उधर। अब ऐसी ज़रूरत नहीं है, अब बिल्ट इन जो है सेल्सफोर्स ने ये फीचर दे दिया है। आप जो है, जब आप डायनामिक फॉर्म बनाते हैं, आप लोगों में से डायनामिक फॉर्म को किसी को नहीं पता तो हाथ उठा दे ज़रा। ओके, सबको पता है इसका मतलब, राइट? ब्रदर, कैन यू प्लीज़ वेरीफाई? कोई ऐसा है जिसको डायनामिक फॉर्म्स का नहीं पता अभी तक? I think there is just one, Hamza. देयर इज़ वन, ओके। अ, डायनामिक फॉर्म्स पेज लेआउट्स की एनहांसमेंट समझ लें, एक न्यू वे है। एक ही बंदा, तो मैं ज़्यादा डिटेल टाइम में स्पेंड नहीं कर रहा इसके ऊपर, तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल सी जिप बनाई थी मैंने, किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे फिर आप जब डायनामिक फॉर्म इनेबल कर देते हैं, आपके पास फील्ड्स का एक टैब आ जाती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो सारी फील्ड्स आ जाएंगी। वहाँ पे देखेंगे अकाउंट की, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सपेंड कर देगा, और एक्सपेंड के थ्रू आप जितनी भी फील्ड्स हैं आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो अगर आप देखें तो सेकंड फील्ड है वो अकाउंट डॉट नेम, तो आप कॉन्टैक्ट के ऊपर इस तरह इनेबल कर सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी मजे की चीज़ है, वो ये है कि आप जो है पहले क्या होता था, जो डायनामिक फॉर्म्स थे वो सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप के लिए इनेबल थे। अभी इन्होंने क्या कर दिया है, डायनामिक फॉर्म्स को मोबाइल के लिए भी इनेबल कर दिया है। तो उसके साथ आप डिवाइस स्पेसिफिक फील्ड्स को भी शेयर कर सकते हैं कि ये फील्ड इस मोबाइल डिवाइस पे शो हो और डेस्कटॉप पे शो ना हो।
तो आप ये जो कंपोनेंट विजिबिलिटी है वो आप डिवाइस के साथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये मोबाइल एक्शन डायनामिक एक्शंस भी इन्होंने मोबाइल के लिए इनेबल कर दिए। डायनामिक एक्शन भी वही होते हैं कि अगर मोबाइल के ऊपर है तो ये एक्शन दिखे, और मोबाइल पे डेस्कटॉप पे है तो ये एक्शंस दिखें। जैसे आप कोई मोबाइल यूज़र को नहीं चाहते कि वो अप्रूव करे कोई भी रिकॉर्ड को, या कोई ई सिग्नेचर की डॉक्यूमेंट भेजे, ईमेल भेजे। आप चाहते हैं डेस्कटॉप से ही भेजा जाए, तो आप इस तरह डायनामिक एक्शंस के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी। एक और इन्होंने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट एनहांसमेंट्स करी है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि पहले कहीं पे भी रिक्वायर्ड फ़ील्ड कहीं कहीं पे भी नहीं मेंशन नहीं होता था। जब आप कोई पेज आप खोलते थे, आपको स्टैटिक के थ्रू ही आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता था। जो लोग सेल्सफोर्स से फ़ैमिलियर हैं, उनके लिए तो बहुत ईज़ी, को पता है भाई रेड स्टैटिक इसका मतलब रिक्वायर्ड है। लेकिन जो नॉन सेल्सफोर्स यूज़र होते थे, जैसे एक्सपीरियंस ऐड के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर, तो उनको नहीं आइडिया होता था, या जो नया है सेल्सफोर्स के ऊपर, उसको आइडिया नहीं होता था कि क्या ये रिक्वायर्ड फ़ील्ड है कि नहीं है। तो यूएक्स, यूआई के लिए थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट है, छोटी-सी, लेकिन ये बहुत एक मायने रखती है वास्ट मेजॉरिटी लोगों के लिए। ये फीचर ऑल्दो सेल्सफोर्स प्लेटफ़ॉर्म का नहीं है, लेकिन मैंने जान के इस पे रखा था क्योंकि ये बहुत मज़े का फीचर है। ये एक्चुअली सेल्स क्लाउड का फीचर है। मोस्ट ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म, अगर आप कोर सेल्सफोर्स लेते हैं तो आपको सेल्स क्लाउड मिलता है इवेंचुअली। लेकिन अनटिल अनलेस से आपने कोई सर्विस क्लाउड या कोई और स्पेसिफिक क्लाउड नहीं लिया हुआ, तो ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये स्पेसिफिक सेल्स क्लाउड के लिए फीचर है। कि सेल्स क्लाउड के अंदर उन्होंने एक इंटेलिजेंस व्यू के नाम से एक चीज़ निकाली है, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आप पहले देखें तो उसके अंदर एडवांस फ़िल्टर्स का ऑप्शन है। आपके पास लॉग एक्टिविटीज़ का ऑप्शन है। इसके अंदर आपके पास आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं विदाउट आप मेजरली ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल अकाउंट का व्यू है, जो कि इंटेलिजेंस व्यू का नाम दिया है, जो कि एक स्पेसिफिक अकाउंट्स के रिलेटेड आप इसमें रन कर सकते हैं। और वो ऑल्दो ये डिफरेंट है रिपोर्ट से और लिस्ट व्यूज़ से, यू कैन सी कि डिफरेंट है इसके अंदर, और क्लिक करने पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे ही आ जाती है। जो कि लिस्ट व्यू के अंदर भी पहले इस तरह के ऑप्शन फीचर होता है, लेकिन ये एक एडवांस व्यू है। सिमिलरली इस तरीके से इन्होंने सेल्स क्लाउड के अंदर कॉन्टैक्ट के लिए भी वही इस तरह का इंटेलिजेंस व्यू बनाया है, और इन्होंने लीड के लिए भी इस तरह का व्यू बनाया है। तो आई हाईली रिकमेंड कि इसके अंदर जाके आप लोग मज़ीद डिटेल में पढ़ें कि ये किस तरीके से हेल्पफुल है ओवरऑल कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट है परमिशंस की मैनेजमेंट। ये इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट करी 3-4 चीज़ों के अंदर। सबसे पहले तो ये करी है कि इन्होंने परमिशन ग्रुप सारे एडिशंस के लिए इनेबल कर दिया। पहले सिर्फ ये एंटरप्राइज और अनलिमिटेड यूजर्स के लिए था। अब इन्होंने सारे एडिशंस के लिए इनेबल कर दिया। इसके अंदर आपका स्टार्टर पैकेज भी आता है, स्टार्टर एडिशन भी आता है। तो पहले आपके पास यूजुअली जो एडिशन होते थे, प्रोफेशनल एडिशन होता था, अल्टीमेट और एंटरप्राइज होता था। अब क्योंकि इससे पहला जो स्टार्टर भी है, और एक और एडिशन है, एनीवे बोल रहा हूँ। तो स्टार्टर पैकेज और स्टार्टर और प्रोफेशनल दोनों के लिए इन्होंने परमिशन ग्रुप इनेबल कर दिया। तो ये तो उनके लिए बड़ी चीज़, जो कि स्मॉल एसएमबी में काम करता है, एसएमबी स्मॉल स्मॉल मीडियम बिजनेस। सेकंड चीज़ उन्होंने करी है कि जो परमिशन आप रिलीज करते हैं, उस पे नोटिफिकेशन देते हैं यूजर्स को कि ये पहले नोटिफिकेशन नहीं होता, तो पता नहीं चलता था कि रिमूव हो गया नहीं हुआ, तो उसका नोटिफिकेशन जनरेट होता है कि हाँ भी इस यूजर के लिए ये परमिशन रिमूव हो गया है, ताकि अगर गलती से हुआ तो आपको पता चल जाए कि क्या हुआ है, और आप रिवर्ट कर दें उसको। तीसरी चीज़ जो भी बीटा के अंदर है, वो ये है कि आप जो है वो रेफ़रेंस कर सकते हैं पिकलिस्ट को, ग्रुप्स को और क्यूज़ को यूज़र एक्सेस पॉलिसीज़ के अंदर। ये भी परमिशन के अंदर पार्ट है। ये पहले सिर्फ़ प्रोफ़ाइल के अंदर था, अभी इन्होंने परमिशन के अंदर इसको इनेबल कर दिया। लेकिन बीटा के अंदर है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन में यूज़ ना कीजिए बेहतर है, क्योंकि ये इसमें इश्यूज़ होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, होता है पायलट, बीटा और जीए। जीए का मतलब ये है कि जनरल अवेलेबिलिटी है, यानी कि 100% चलता हुआ है, सब जगह अवेलेबल है। जैसे बाकी आइटम में लिखा होता है, मतलब क्या है कि वो सब जीए हैं। बीटा और उससे पहले होता है पायलट। पायलट क्या होता है? पायलट वो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर ये लोग इनिशिएट करते हैं कोई आइडिया। तो आपने अक्सर देखा होगा कि नया रिलीज़ नोट्स के अंदर कोई नया आइटम होता है, उसके अंदर पायलट लिखा होता है। वो पायलट का मतलब होता है कि उन्होंने सेल्सफोर्स ने इनिशिएट किया है। एक आइडिया अगर चल गया तो ठीक है, उसको कंटिन्यू रखेंगे, वरना हम खत्म भी कर सकते हैं। बीटा क्या होता है? बीटा ये होता है कि पायलट फेज़ से निकल गया, हाँ, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बीटा के अंदर क्या है कि कुछ माइनर इश्यूज़ हो सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो हमने एक नया फीचर दिया है। बीटा का मतलब ये होता है, और आखिर में जीए होता है, जो कि जनरल अवेलेबिलिटी होता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, वो है आइंस्टाइन सर्च इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट। आइंस्टाइन सर्च काफ़ी टाइम से सिर्फ़ उसके अंदर है, जो कि ओवरऑल ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं। पहले ये डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होती थी। आपको सेटअप पे जाके सर्च में जाके इनेबल करना पड़ता था आइंस्टाइन सर्च को। आइंस्टाइन सर्च फ़ायदा क्या होता है?
ऐसा सिर्फ फायदा ये होता है कि ओवरऑल सर्च, आप नॉर्मल सर्च तो सर्च होती है जैसे नॉर्मल होती है, लेकिन ये सर्च क्या करती है, ये ओवरऑल फील्ड के ऊपर भी चलती है। तो आप अगर कोई फील्ड कॉपी करते हैं तो ओवरऑल आपको एनहेंस व्यू दे देती है उस चीज़ का, कि ये जैसे आप फ़ोन नंबर सर्च करते हैं तो फ़ोन नंबर वो हर जगह से कैप्चर करके ला देगा जो जहाँ से है, और उसके साथ आपकी डिलीट इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर करता रहेगा। इसके साथ इसमें इन्होंने बहुत एनहांस चीज़ें जो कि बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि आइंस्टाइन सर्च के अंदर बिल्ट फंक्शनैलिटी होती है, उसका नाम होता है नेचुरल लैंग्वेज सर्च। नेचुरल लैंग्वेज सर्च जो है ये सिर्फ आइंस्टाइन सर्च का ही पार्ट है, और ये इनेबल करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और ये साथ सारे एडिशंस पे मेरे ख्याल से नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप जैसे नॉर्मल लैंग्वेज जैसे चैट जीपीटी से आप बात करते हैं ना, तो जिस तरीके आपने आप सिंपल लिखा कि कॉन्टेक्ट्स इन कैलिफोर्निया, तो जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं कैलिफोर्निया स्टेट के, वो सब आपके पास आ जाएंगे उस सर्च के अंदर। तो ये नेचुरल सर्च ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता और वो इनेबल भी नहीं करते इसको, तो ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस आपके पास मैप्स में आ जाती है और बाकी जगहों पे आ जाती है, वो काफ़ी डिटेल में है। लेकिन ये कि इट्स अ वंडरफुल टूल टू ट्राई। और गुड न्यूज़ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है न्यू ऑर्ग्स के लिए, ऑल्दो पुराने के लिए आपको करना पड़ेगा। ये बड़ा मज़े का फीचर है, बदर खुश होगा इस पे यकीनन। वो ये कि डैशबोर्ड्स के अंदर फाइनली विजेट्स का उन्होंने ऑप्शन दिया है। विजेट्स का ऑप्शन ये है कि आप जो है उसमें आप टेक्स्ट और इमेजेस ऐड कर सकते हैं। पहले सिर्फ आप 400 टेबल्स या रिपोर्ट्स ऐड करते थे, अब आप टेक्स्ट और इमेजेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह कि हम पहले अपनी क्लास में विजुअल फोर्स पेज कर देते थे, लेकिन उन्होंने टेक्स्ट और इमेजेस का ऑप्शन दे दिया है। तो कोई ऑफ कोर्स डायनामिक नहीं है, लेकिन हाँ कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको शेयर करनी है डैशबोर्ड लेवल के ऊपर, तो आप इस तरह कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर एक और ऑप्शन ये है कि अब जो है आप ओनरशिप की ट्रांजिशन जो है वो कर सकते हैं मल्टीपल ऑन द वे। तो आप इस तरह से आप जिस तरह स्क्रीनशॉट पे देखें तो आप लिस्ट व्यू के अंदर ही चेंज ओनरशिप का ऑप्शन है। पहले आप जो है डैशबोर्ड ओपन करने के बाद वहां से इनेबल करते थे, अब यहाँ से आप इजीली इसको डैशबोर्ड को मल्टीपल डैशबोर्ड को यहाँ कर सकते हैं, बल्क में भी कर सकते हैं, इसमें बल्क का ऑप्शन भी है। आई थिंक मैंने कवर शायद नहीं किया इसको, लेकिन बल्क में आप ओनरशिप चेंज कर ट्रांजिशन कर सकते हैं डैशबोर्ड की। सिर्फ में ओवरऑल हाइलाइट्स तो ये थी, और भी बहुत सारी इन्हेंसमेंट्स हैं, चीज़ें हैं। मैंने कुछ एक सेशन रखा हुआ है तो उसमें ऑल डिस्कस कपल ऑफ देम जो कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। फ्लो की बात करते हैं। फ्लो पे सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है कि अम, इन्होंने माइग्रेशन टूल को इम्प्रूव किया है, उसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा अदर प्रोसेसेस को भी हेल्प करने के लिए किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये आपको प्रॉम्प्ट भी करता है कि अगर कोई फर्दर एक्शन है को कंप्लीट करना है माइग्रेशन के थ्रू, तो माइग्रेशन से मुतालिक ये है कि अगर आपका कोई प्रोसेस बिल्डर है या वर्कफ्लो, इसको माइग्रेशन जो टूल है जो कि फ्लो में कन्वर्ट करे ताकि प्रोसेस को। पहले क्या होता था, पहले आप सिंपली कन्वर्ट करते थे तो बेसिक सिंपल सी विंडो आती थी जिसमें कभी कभार एरर भी आते थे, तो आपको पहले प्रोसेस बिल्डर को फिक्स करना पड़ता था, उसके बाद जाके फ्लो के अंदर बनते, या फ्लो बनता भी था तो वो बहुत ड्राफ्ट मोड में और थोड़ा सा खराब सा बनता था। उसके उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट करी है, तो फ्लो बनने से पहले ही अगर कोई एक्शन लेना होगा तो वो भी आपको प्रॉम्प्ट करके बता देगा कि आपको ये चीज़ करनी है, तो आपकी माइग्रेशन जो है बहुत ईजी हो गई। इसका मतलब ये प्लान तो सिर्फ उसका ये है कि आप जल्द से जल्द अगर पुराने प्रोसेसेस को मूव करके फ्लो पे ले आए, क्योंकि पुराने जो सिस्टम्स हैं प्रोसेस बिल्डर्स या पर फ्लोस, उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, तो कोई इशू आता है, कोई अपडेट्स आती हैं, तो उसका सेल्फ जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसी सेल्फ ने ये टूल इंट्रोड्यूस किया था काफी टाइम पहले। ये हेल्प करेगा उन कस्टमर्स के लिए जो कि काफी पुराने हैं, जो कि सेल्फोर्स यूज करते हैं और सारे ज्यादा उनके बिजनेस प्रोसेस वर्कफ्लोज या प्रोसेस बिल्डर्स पे बने हुए हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो है ट्रांसफॉर्म एलिमेंट। ट्रांसफॉर्म एलिमेंट सेल्फोर्स ने आई थिंक विंटर 24 के अंदर रिलीज किया था, और ये बड़ा हेल्पफुल एक एलिमेंट है जो इसकी जो आप यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर आप ये कि अगर डाटा इस तरीके से आ रहा है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल ट्रांसफॉर्म का एलिमेंट ये काम करता था, पहले सिंपल 4-5 होते थे एलिमेंट, ये एक एलिमेंट 24 में रिलीज किया था। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ये करी है कि सेल्फोर्स ने इसके अंदर एग्रीगेट का ऑप्शन दे दिया है। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट ये होता है कि आप उसको समराइज सम कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज हैं उनको सम बना दें या काउंट करते हैं, जो यूजुअली हम एक्सेल में करते हैं ना, ये चीज आपको आता है, सिलेक्ट करते हैं रॉस को और नीचे हम करते हैं सम कर दिखा दो, काउंट दिखा दो। तो ये एग्रीगेट का फंक्शन होता है जो कि आप यूजुअली एपेक्स वगैरह में यूज करते हैं, फ्लो फॉर्मूला यू फी में यूज करते हैं, नहीं फॉर्मूला में नहीं करते, एपेक्स में करते हैं एग्रीगेट। तो ये अब जो है फ्लो के द पार्ट है, तो आप फ्लो के अंदर इस ट्रांसफॉर्म एलिमेंट के अंदर आप ये एग्रीगेट भी यूज कर सकते हैं। तो कोई फर्दर जैसे आपके पास लिस्ट है जिसके आपके नंबर्स हैं बहुत सारे, अगर आप चाहते हैं कि उनको यूज करना, तो यूजुअली क्या करेंगे, फ्लो के अंदर आप फ्लो के लूप का एलिमेंट लगाएंगे, सारे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे और एक इसमें डलवाएंगे जो फ्लो की यूजर को आइडिया होगा।
लेकिन अब ये सिंपल पार्ट जो है इजीली आप बहुत इजी कर दिया है कि एलिमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक्चुअली क्या होता था पहले इनपुट एलिमेंट्स के अंदर वैलिडेट जो है बहुत ही ट्रिकी होता था, लेकिन इन्होंने अब जो है डेटा टेबल और बाकी कंपोनेंट्स के अंदर वैलिडेट को जो है काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो अब जो है आप वैलिडेट कर सकते हैं वैल्यू को कि हाँ भाई वैलिडेशन रूल्स आई मीन फ्लो की स्ट्रिंग के लगा के स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर और स्पेशली डेटा टेबल के अंदर पहले ये फीचर नहीं था। तो उसको उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया और डेटा टेबल के अंदर ऐड कर दिया वैलिडेशन का। तो डेटा टेबल्स के अंदर आप इनपुट ले रहे हैं तो उसके अंदर आप वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। तो यूएक्स इम्प्रूव यूएक्स यूआई इम्प्रूवमेंट है ये भी एक। रिएक्टिविटी पहले क्या होता था, लास्ट 2024 के अंदर सेल्सफोर्स ने ये रिएक्टिविटी रिलीज की थी। रिएक्टिविटी का आइडिया है लोगों को नहीं हुआ था प्लीज? है, चले सबको आइडिया है। रिएक्टिविटी रिपीट कर दो। रिएक्टिविटी वो होती थी कि सिर्फ के अगर कोई एलिमेंट चेंज हो रहा है तो हाथ के हाथ बजाय नेक्स्ट करने के आप उसी स्क्रीन के ऊपर चेंजेस दिखा देते हैं। तो सेल्सफोर्स ने इनिशियली रिलीज किया था पहले नंबर्स के लिए और बुलियन के लिए। स्प्रिंग 24 के अंदर ये टेक्स्ट के लिए भी कर दिया। तो अगर आप जिसमें दे सकते हैं, जिस तरीके से टाइप कर रहे हैं उस तरीके से वो प्रेजेंट भी हो रहा है। तो रिएक्टिविटी है यहाँ पर उन्होंने टेक्स्ट टेम्पलेट्स को भी सपोर्ट किया है स्प्रिंग 24 के अंदर। हमजा भाई, जी ये जो आपने लिंक शेयर किया है ये नहीं ओपन हो रहा। यू आर नॉट एबल टू आस्क क्वेश्चंस ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द प्रेजेंटर, एरर आ रहा है। मैंने तो कोई प्रेजेंटेशन लगाई दोबारा ट्राई करें। एक मिनट सॉरी सॉरी अब ट्राई कीजिएगा। सॉरी अब ट्राई कीजिएगा। ऑलराइट, मैं रुकूं या कंटिन्यू करूं? जब कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क है। हो गया जरा, ठीक है। चले नेक्स्ट जो है रिपीटर कंपोनेंट है। रिपीटर कंपोनेंट एक बड़ा मजे का कंपोनेंट है। रिपीटर कंपोनेंट क्या होता है, कभी कभार जैसे कि आपने एक फॉर्म बनाना है कस्टमर के लिए जिसके अंदर आपको जैसे कि आप कोई इनटेक करवा रहे हैं किसी एप्लीकेशन का, आप कोई स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। आपने स्कूल ने आपको रीच आउट किया कि भाई फ्लो पे एक फॉर्म बनाना है जिसके अंदर पेरेंट्स आएंगे और अपने बच्चे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उस फॉर्म के अंदर यूजुअली क्या होता है, उस फॉर्म में इस तरह के भाई कितने बच्चे हैं, अगर आपके दो बच्चों को इनरोल करना है, तीन बच्चों को इनरोल करना है, एक ही बच्चे को इनरोल करना है। तो अब इसका पहले सोल्यूशन क्या, पहले कोई सोल्यूशन नहीं होता था, पहले आपको मल्टीपल करना पड़ता था। फ्लो के अंदर आपको या तो लूप लगाना पड़ेगा कि एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन डाल दी फिर नेक्स्ट करे तो फिर वो दूसरे बच्चे की इन्फॉर्मेशन डाले। रिपीट ब्लॉक से ही फायदा क्या हो जाएगा कि वहीं से ही कस्टमर यूजर जो है वो प्लस क्लिक करेगा और वहीं से एक और रिपीट यही सेक्शन दोबारा रिपीट हो जाएगा एज इज। तो आपको ये दोबारा से जो मल्टीपल वैल्यूज वेरिएबल्स बनाने नहीं पड़ेंगे और उसको हैंडल नहीं करना पड़ेगा। वो आपको रिजल्ट जो है लिस्ट में दे देगा और लिस्ट को आप इजीली हैंडल कर लें। है ना मजे की चीज? तो जिस तरीके से इसमें जिफ में कैप्चर किया गया है, आप कंपेयर बनाया और यहाँ पे प्लस ऐड का बटन आ रहा है और रिमूव का भी आ रहा है। तो जो अगर मल्टीपल रॉज है उसको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर लेंगे, ऐड करना है तो आप प्लस ऐड करके एक और रिपीट कंपोनेंट कर लेंगे। है ना मजे की चीज? एग्जाम्पल के अंदर ये एलर्जी की इंफॉर्मेशन है, तो कोई भी मल्टीपल सिनेरियोस के ऊपर ये सोल्यूशन वर्क करता है। ये मेरा बहुत फेवरेट है फीचर। नेक्स्ट चीज ये है कि आपके पास डाटा क्लाउड की एआई प्रेडिक्शन है, वो भी अब फ्लो के अंदर इनेबल कर दी है। ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है क्योंकि लास्ट ड्रीम फोर्स के बाद जब अनाउंस हुआ था कि डाटा डाटा क्लाउड जो है वो फ्री लाइसेंस दे रहा है आपकी प्रोडक्शन और के ऊपर। तो काफी लोग जो है वो डाटा क्लाउड पे तो आइडिया नहीं था क्या है, फ्री आ गया तो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइसेंस की लिमिटेशंस है। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आप लोग डेव और के अंदर टेस्ट नहीं कर सकते। मैं भी टेस्ट नहीं कर पाया इसको क्योंकि डेव और के ऊपर डाटा क्लाउड अभी तक आप प्रोविजन नहीं कर सकते। तो ये प्रोडक्शन के पास डाटा क्लाउड है किसी प्रोडक्शन और के ऊपर या सैंडबॉक्स के ऊपर तो वो ये फीचर टेस्ट कर सकते हैं। तो डाटा क्लाउड की जो ए प्रोडक्शन है वो आप फ्लो के अंदर आप रन कर सकते हैं। ओह ये बहुत मजे का है, ये बहुत मजे का है। आप लोगों में से किसी ने अब तक एचटीटीपी कॉलर ट्राई किया फ्लो के ऊपर? नाइस, वेरी नाइस। ये फीचर जो है पहले ये आया था आई थिंक समर में, ये लास्ट समर में रिलीज हुआ था एचटीटीपी कॉल आउट का।
कि आप जो है वो इंटीग्रेशन, एचटीटीपी कॉलर यूजुअली आप यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। सेल्सफोर्स से अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिस्टम के अंदर इंटीग्रेशन करनी है तो आप जो है वो यूजुअली एपेक्स के थ्रू या नेमस्पेस क्रेडेंशियल बना के एपेक्स के थ्रू कनेक्टिविटी करते थे। लेकिन ये बहुत बड़ा एक सेल्सफोर्स ने इन्हेंसमेंट की थी कि आप फ्लो के थ्रू कर सकते हैं। तो एडमिन्स को उन्होंने कंट्रोल दे दिया था कि आप जो है इंटीग्रेशन रन करो। उसके बाद से हर रिलीज के अंदर ये इंप्रूवमेंट करे जा रहे हैं, और ये वाली इंप्रूवमेंट बड़े मजे की है। होता क्या था, जब आप यूजुअली एचटीटीपी कॉलर का कनेक्टर बनाते हैं तो आपको जो है वो रिस्पॉन्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको देना पड़ता था एचटीटीपी कनेक्टर के अंदर। लेकिन जब अपना एचटीटीपी कनेक्टर अभी इस बार 2024 में जब आप जाएंगे प्रोडक्शन और में सैंडबॉक्स में या डेवऑप्स के अंदर, जब आप न्यू कनेक्टर बनाएंगे तो आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, कनेक्ट फॉर स्कीमा। कनेक्ट फॉर स्कीमा क्या होता है, जब आपने अपना एचटीटीपी कॉलर बना दिया तब आप जो इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो सेल्सफोर्स का जो फ्लो है वो कनेक्ट करेगा आपके कॉलर पे, और जो सैंपल रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिक ला के दे देगा आपको, और उसके थ्रू आपके पास इस तरह का रिस्पॉन्स आ जाएगा कि बता देगा अच्छा अभी किस तरह का रिस्पॉन्स आपको एक्सपेक्ट है। तो आपको सैंपल रिस्पॉन्स देना नहीं है सेल्सफोर्स को, फ्लो को ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट करके सैंपल रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लेगा कि हाँ भी मुझे इस एपीआई से इस तरह का रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जो एंड पॉइंट है वहां से सपोर्ट होनी चाहिए इसकी, हर शीप कॉलर से नहीं मिलेगा, लेकिन जो सपोर्ट करते हैं उसके थ्रू आपके पास ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा। है ना मजे की चीज। ये भी बड़े मजे की चीज है कि पहले क्या होता था कि आपके पास सिलेक्टेड नंबर ऑफ पॉजेज हो सकते थे। तो होता क्या था पहले जमाने के अंदर, पहले जमाने ही बोलूंगा, मतलब एक आध महीने पहले, कि आपके पास जब मल्टीपल यूजर्स फ्लो यूज करते थे तो जब पॉज कर देते थे तो एक इशू एरर आ जाता था कि ज्यादा लोग पॉज नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते। अब क्या कर दिया सेल्सफोर्स ने, ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी है, तो अनलिमिटेड पॉज हो सकती हैं आपकी यूजर्स के लिए। पॉजेज जब आप फ्लो की स्क्रीन बनाते हो आपके पास पॉज का एक बटन आता है, राइट। तो आप लोग को पॉज कर सकते हैं स्पेसिफिक मोमेंट के लिए, तो सेल्फ स्टोर कर लेता है उस इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप दोबारा कंटिन्यू करते हैं तो सेल्फ फ्लो वहीं से रन होता है। तो ये जो है इसकी लिमिटेशन रिमूव हो गई है, तो आप की बजाय पॉज कर सकते हैं अपनी और के अंदर। ये भी बहुत बड़ा फीचर है। बहुत बड़ा पेन था ये डेवलपर्स के लिए, एडमिन्स के लिए, कि फ्लो के अंदर जब भी आप कोई चेंजेस करने चाहते थे, बस कर लें कि आपने कोई एलिमेंट अटैच कर दिया, उसके बाद जो है वो उसमें रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं या वेरिएबल्स हैं जो कि आपने अभी तक बनाया नहीं है, तो क्या करते थे आप, पहले कैंसिल करते थे, पहले विल बनाते थे, फिर करते थे। अब क्या कर दिया सेल्सफोर्स ने, अब आप ये कि स्टैटिक उसी चीज पे ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। यानी कि आपको कुछ एरर इशू करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपने स्क्रीन अटैच न्यू बना भी दी, उसके अंदर रिक्वायर्ड फील्ड्स भी हैं, तब भी आप इसको सेव कर सकते हैं, और सेल्सफोर्स को स्टोर रखेगा इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप जब दोबारा कंटिन्यू करें तो आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन मिले। यूजुअली आपको सारे एलिमेंट्स को क्लोज करना पड़ता था जब तक, जब आप वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती थी उन सब चीज़ों के लिए। तो ये बहुत हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी लोगों के लिए। कोई कुछ कह रहा था? नहीं हमजा। ओके। नेक्स्ट चीज जो है वो है प्लेटफॉर्म इवेंट्स। प्लेटफॉर्म इवेंट्स फ्लो के थ्रू आप रन कर सकते थे। ऑफ कोर्स आप जब भी प्लेटफॉर्म इवेंट जनरेट होता था आप फ्लो के थ्रू उसको रीड कर सकते थे और अपने प्रोसेस रन कर सकते थे पहले। लेकिन पहले ही फीचर नहीं था प्लेटफॉर्म इवेंट, लोगों को पता है? पता है? तो फिर से बता दो। पता ही नहीं पता? तो फिर से बता दो। हाँ, आंसर कर दो। सॉरी हमजा रिपीट करोगे? मैं कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म इवेंट्स लोगों को पता है। तो फिर से समझा दो। वो कह रहे दोबारा से बता दे प्लेटफॉर्म इवेंट्स का। प्लेटफॉर्म इवेंट्स क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म इवेंट्स एक इवेंट बस सिस्टम है सेल्सफोर्स के अंदर, कि जिसके थ्रू आप चेंज मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं। जब भी रिकॉर्ड में कोई चेंज होता है वो एक बस के थ्रू कंट्रोल करता है, और आप प्लेटफॉर्म इवेंट्स के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं दो सिस्टम्स की, या उस बस के अंदर उस चेंज डाटा कैप्चर कर सकते हैं उस चेंज डाटा को, और फिर आप जो भी आपको वर्क करना है उस तरह कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ इस तरीके से कि आपने प्लेटफॉर्म इवेंट जनरेट किया, कि आपने एक चेंज डाटा, प्लेटफॉर्म इवेंट एक्चुअली ड्राइव एक पार्ट है सीडीसी का, चेंज डाटा कैप्चर का, कि फर्स्ट कल फील्ड अपडेट हुई तो चेंज डाटा कैप्चर को कैप्चर कर लेगा कि हाँ ये चीज़ हुई है, और वो स्टोर कर लेगा एक ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन के थ्रू। लेकिन वो इवेंट बस की तरह, इवेंट बस क्या होती है कि आपके पास एक फर्स्ट कल ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर एक रूट पाथ लेती है ना। जैसी ट्रेन चली तो वो उस टनल के अंदर है और टनल के अंदर घूमती रहेगी अंटिल कोई रिसीव नहीं करता इन्फॉर्मेशन को। तो चेंज डाटा कैप्चर इस इवेंट बस के ऊपर वर्क करता है, कि जैसे आपने कोई चेंज किया वो एक बस के अंदर, एक इवेंट बस के अंदर वो डाटा इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि अभी ये रिकॉर्ड के अंदर ये फील्ड चेंज हुई है, अंटिल कोई सब्सक्राइब नहीं करता उस इवेंट को। ठीक है।
तो प्लेटफॉर्म इवेंट उसी से ड्राइव हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म में यूजुअली हैंडल होता है जब आप कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं थर्ड पार्टी सिस्टम्स के लिए। तो ये वेबहूस का कॉन्सेप्ट भी सुना होगा, जैसे ही कोई चेंज होता है आपको वेबहूक के थ्रू कॉल आउट मिल जाती है। तो इस तरह प्लेटफॉर्म इवेंट के ऊपर सब्सक्राइब करना पड़ता है आपको। तो लेट्स जैसे कोई थर्ड पार्टी सिस्टम है जो कि प्लेटफॉर्म इवेंट यूज करके कोई इवेंट इनिशिएट कर रहा है, तो आप क्लोज से उसको रिसीव कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके थ्रू अब मुझे ये करना है काम, जो भी काम करना है आपको। तो ये होता है प्लेटफॉर्म इवेंट। तो अब वो फ्लो के थ्रू पैक कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर मसला क्या था कि उसके अंदर आप रन एज का फीचर नहीं था। अब आपके पास रन एज का फीचर भी आ गया है, तो आपको एज सिस्टम यूजर टेस्ट करना है। अगर आपको डिबगिंग करनी है स्पेशली कि भाई उस स्पेसिफिक यूजर के लिए, फर्स्ट कर कोई इशू आया, कोई यूजर टिम आया है, जैसे टिम ने कहा कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं चल रही है, तो आप एज अ यूजर रन करके देख सकते हैं कि डिबग लॉग्स क्या बन रहे हैं, क्या इशू हुआ, कैसे हुआ। ये स्प्रिंग 24 से पहले नहीं था। ओके, हमजा, सवाल ये है, कंपाइल कर सकते हैं डिबगिंग के लिए? कंपाइल से मुराद डिबगिंग जैसे ये आपने बताया था कि ट्रिगर एक दफा फ्लो हो गया, वो कह रहे हैं जैसे ट्रिगर कोई एक दफा रन हो गया, तो डिबगिंग के लिए, कंपाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। रन एज जो बता रहे थे, रन एज का फीचर जो है, मैं एक्चुअली सॉरी क्वेश्चन समझ नहीं, कंपाइल से करना क्या चाह रहे हैं, मतलब चाहत क्या है? डिबगिंग बता रहे थे ना। हमजा थोड़ा सा डिबगिंग के बारे में थोड़ा सा बता दो ज्यादा डिटेल में। देखिए, आपके पास जो प्लेटफॉर्म आपने जब एक फ्लो बनाया, फ्लो के थ्रू जैसे एक प्लेटफॉर्म इवेंट आया के पास, जैसे आपको सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे इनवॉइस है, आपने सेल्सफोर्स से जो है आपके पास इनवॉइस कलेक्शन है, आपने सेल्सफोर्स में ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बन गया, चीजें हो गई। आपने फिर एक थर्ड पार्टी सिस्टम को दे दिया हैंड शेकिंग के लिए कि वही पेमेंट कलेक्ट कर लो। पेमेंट कलेक्ट करने के बाद जब आपके पास आपने प्लेटफॉर्म इवेंट के थ्रू वो इंटीग्रेशन करी है, और आपने फ्लो के अंदर उसको कॉन्फ़िगर इस तरीके से किया है कि जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आईडी आएगी, उस ऑर्डर को स्टेटस में मार्क कर दूंगा पेड। ठीक है, सिंपल सिनेरियो है। ठीक है, तो आपने उस इंटीग्रेशन के लिए आपने फ्लो लिखा और आपने प्लेटफॉर्म इवेंट बनाया। प्लेटफॉर्म इवेंट बनाने के बाद आपने उसके अंदर लगा दिया कि जैसे ही रिकॉर्ड आईडी आए, जो भी आईडी आती है वो आईडी सिस्टम में मेक श्योर करे कि सिस्टम में है, क्योंकि क्यूरी करके अब एलिमेंट ब्लॉक लगाया क्यूरी का सोकल का, उसमें अगर आईडी है तो उस आईडी को जाके उसका स्टेटस चेंज कर दे। आपने सिंपल सा फ्लो बना दिया। अब बस कहना टिम आता है, टिम बोलता है कि यार ये मैंने एक कस्टमर था उसके थ्रू दिया था, तो उसने उसका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, हालांकि वो कह रहा है पेमेंट कर दी। अब आपको डिबग करना है कि हाँ वाकई ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो आप उसको फिर टेस्ट में सैंडबॉक्स में या टेस्ट केस बना के आप फ्लो की डिबगिंग, फ्लो के अंदर डिबग का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू वो पाथ आपको आइडेंटिफाई कर देता है या एरर बताया था एरर क्या है। यूजुअली कभी एरर आता है तो फ्लो जो है इवेंचुअली आपको ईमेल कर देता है डिटेल लॉग के साथ। लेकिन अगर आपको मजीद डिबग करना है स्पेसिफिक यूजर, क्या पता उसकी परमिशन ना हो, क्या पता उस टीम के पास जो है वो परमिशन सेट नहीं है उस फील्ड का, इस वजह से वो स्टेटस चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपको डिबग करना है तो आप क्या कर सकते हैं, रन एज करेंगे डिफॉल्ट पर फ्लो यूजर टे में, और फिर आप उसको रन करेंगे। तो फ्लो आपको बता देगा अच्छा आप इसके पास परमिशन नहीं थी इसलिए ये सेव नहीं हुआ, डीएमएल रन नहीं हुई। मेक सेंस? परफेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, नो सर। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट जो है वो थोड़ी सी उन्होंने फ्लो के अंदर यूआई इन्हेंसमेंट करी है कि जैसे कि अंदर आपके पास जब हिरार्किकल ग्रुप होते हैं, तो आपके पास मल्टीपल चेक जैसे कि ऑल रिसोर्सेज, न्यू कॉन्टैक्ट, डेटा टेबल, तो वो उसकी आपके पास जो प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी होती है, पहले आपके पास डॉट डॉट करके इन्फॉर्मेशन आती थी ना। अब उन्होंने थोड़ा सा यूआई यूएक्स का थोड़ा काम किया है कि यूजर पर्सपेक्टिव आपके थोड़ा बेहतर होगा। अच्छा भी मैं क्या वैल्यू देख रहा हूँ। और भी 2-3 जगह पे इन्होंने चेंजेस करी इस तरह की। तो फ्लो इन्हेंसमेंट तमाम हुई, इसमें भी और भी चीज़ें हैं फ्लो के अंदर, ये सिर्फ हाईलाइट्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्लो के अंदर और भी मज़ीद की चीज़ें हैं बहुत। तो आई इंकरेज यू कि आप उसको भी जाके रिव्यू करें। ये कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं, चाह रहा था कि आप लोग रिव्यू करें, इन चीज़ को भी देखें। मैं समझता था ये भी इंपॉर्टेंट है एज ए रिलीज नोट्स का पार्ट। पहली चीज़ तो ये कि सेल्फोर्स फंक्शन जो है वो रिटायर हो जाएगा 31 जनवरी 2025 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर अराउंड दिस टाइम ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगा। तो आपके पास एक साल ही है, अगर कोई यूजर आपके पास अगर सेल्फोर्स फंक्शन यूज, सेल्फ फंक्शन का पता है लोगों को? No, sir. नहीं, अच्छा। सेल्फोर्स ने रिलीज किया था 2 साल पहले। सेल्फोर्स फंक्शन क्या होता है कि आसान हो रही है। बता दो थोड़ा सा। अच्छा, सेल्फोर्स फंक्शंस क्या था कि 2 साल पहले सेल्फोर्स ने रिलीज किया था ये फीचर, और बहुत हाइप थी इसकी। सेल्फोर्स फंक्शंस क्या था कि सेल्फोर्स फंक्शंस का मतलब ये था कि आप सेल्फोर्स के अंदर ही
Node.js की अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है वो आपकी डेवलप बिल्ड करके आप एपेक्स के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते थे। पहले चीज़ ऑफ कोर्स नहीं थी, आपको Heroku वगैरह थर्ड पार्टी से समझाना पड़ता था। आपको सेल्फोर्स फंक्शंस का लाइसेंस मिलता था। लाइसेंस मिलने के बाद आप Node.js की एप्लीकेशन बनाते थे और डिप्लॉय करते थे अपनी ऑर्ग के अंदर, और Node.js की एप्लीकेशन के साथ आपको हैंडलर मिलता था, एक नेम स्पेस, एक कनेक्टिविटी इनेबल की थी एपेक्स के अंदर। तो आप एपेक्स की कॉल आउट के थ्रू Node.js रन कर सकते थे। Node.js हो गया या रिएक्ट हो गया, और डॉट नेट भी था शायद। तीन कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेजेस थी जो कि आप सेल्फोर्स फंक्शंस का एज अ पार्ट था, और वो आप रन कर सकते थे विद इन सेल्फोर्स। तो उसके लिए Node.js की एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो वो आप एक्सपीरियंस साइट के ऊपर एम्बेड कर सकते हैं एज लैटिन में कंपोनेंट के साथ बना के आपने मर्ज कर दिया, सेल्फोर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक वास्ट एक स्टेप था सेल्फो की तरफ से। मुझे रीजन नहीं पता सेल्फोर्स ने क्यों रिटायर किया इसको, प्रॉब्ली शायद हाइपरफोर्स के बाद से आई गेस। लेकिन या तो ज़्यादा चला नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तो उस वजह से अब इन्होंने रिटायर कर अनाउंस कर दिया है। 1 साल तक अभी भी टाइम है उन लोगों के पास जो उन्होंने सिर्फ उस फंक्शन बाय किया था, कि वो ऑल्टरनेट सोल्यूशन पे चले जाएं और उसको रन कर लें। तो सिर्फ उसने 1 साल की विंडो दी है अराउंड। ये भी एक ऑनरेबल मेंशन है कि MFA जो है काफ़ी टाइम से सिर्फ उस लोगों को अपने यूजर्स को बोल रहा है कि भाई MFA एनेबल कर दो, MFA एनेबल करो, MFA एनेबल करो। अब जो है बाय डिफ़ॉल्ट अप्रैल से सेल्फोर्स को टर्न ऑन कर देगा डिफ़ॉल्ट और के ऊपर, और एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए भी। तो उससे पहले आप सेटअप कर ले तो बेहतर है, वरना फिर आपको लॉगिन करने में इश्यू होंगे। 3 डेज का ग्रेस पीरियड सेल्फोर्स ने दिया है इसके ऊपर। नेक्स्ट ये है कि ये भी बड़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। काफ़ी लोगों को शायद ये नहीं पता कि सेल्फोर्स के जो स्टैंडर्ड व्यू है, सेल्फोर्स उसको मूव कर रहा है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स के ऊपर। बिल्कुल। तो जो अकाउंट कॉन्टैक्ट लीड्स देखते हैं, वो जो डेटा आ रहा होता है वो एक्चुअली लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे आ रहा होता है। तो सेल्फोर्स के अपने लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स जो कि वो बिल्ड कर रहा है। तो सेल्फोर्स ने इस रिलीज के अंदर और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए भी लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बैक्ड सब व्यू दे दिया है। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपको फर्क ही पड़ेगा कि इम्प्रूवमेंट हो गई, आपके जो पेजेस की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो गई, बस ये फर्क हुआ है। तो बैक एंड पे सेल्फोर्स सारा लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे ले गया है, जो उनका अपना व्यू होता था पूरा। तो अभी इन्होंने और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी सपोर्ट कर दिया है। कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लिए शायद पहले से था, अब जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आई थिंक, कोर्स वगैरह, ये जो CPQ वगैरह के अंदर हम करते हैं, वो भी अब से लाइटिंग में कंपोनेंट के बैक पे कर दिया। आपके पास सोर्स कोड नहीं मिलेगा although, लेकिन वो परफॉर्मेंस आपकी बेटर होगी पेज की, बस ये फायदा हुआ एंड यूजर्स को। हाँ, पर टाइम है Under 5 minutes, 5 more minutes. 5 मिनट्स, ठीक है। मैंने ज़्यादा ऐड भी नहीं किए हैं। डेवलपर्स के यहाँ पे डेवलपर्स है, तो मैं करूँगा नहीं करूँ। है Yes, चले है, ठीक है, ओके। सिर्फ उसने UUID वर्जन 4 की और बिल्ट इन क्लास दे दी है। पहले आपको बड़ी मुश्किल करनी पड़ती थी कि आपको पहले कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या अपना कोई मेथड लिखने पड़ते थे जो कि गिटहब वगैरह पे यूजुअली मौजूद होते थे। आपको यूटिलाइज करने पड़ते थे UUID जनरेट करने के लिए। UUID बाय द वे यूनिक आईडी होती है जो कि आप यूजुअली जनरेट करते हैं रिकॉर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए या इंडिकेशन वगैरह के लिए। सिर्फ उसने अभी बिल्ट इन एक क्लास रिलीज करी है UUID के नाम से, जिसके थ्रू आप मल्टीपल UUID जनरेट कर सकते हैं, तो टू स्ट्रिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यूज यूज कर सकते हैं। और वर्जन 4 UUID के भी डिफरेंट वर्जन होते हैं, लेकिन वर्जन 4 जो लेटेस्ट है उसके अंदर सारी आपकी कंप्लायंसेस वगैरह भी मेंटेन होती है, और रैंडम न्यू जनरेट होता है, तो उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से भी ये वर्क करती है। ये ज़्यादातर लोगों को शायद ना कैप्चर करे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जो एडवांस लेवल जो स्पेशली आर्किटेक्ट लेवल के लोग हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि UUID आप सेल्फ जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो UUID जनरेट करते हैं आप थर्ड पार्टी गिटहब लाइब्रेरी से, वो एक तो कंप्लायंस नहीं होती है, वो प्रॉपर टेस्टेड नहीं होती है, क्योंकि वो आई डोंट नो किस डेवलपर ने किस प्रॉपर्टी कोड से लिखी है। और UUID आपको कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकती है, क्योंकि रैंडम जनरेशन हो रही है, लेकिन वो सेम नंबर दोबारा भी आ सकता है क्योंकि वो किसी बंदे ने लिखा है। ये सेल्फोर्स की अपनी लाइब्रेरी है, तो ये ज़्यादा कंपैटिबल है सेल्फोर्स के सोल्यूशन, और आपकी एक सोल्यूशन को एक मजबूती देती है कि आप सेल्फोर्स की बैक्ड API यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सेल्फोर्स एक रेप्यूटेड कंपनी जो कि ऐसा लॉन्च नहीं करती। नेक्स्ट चीज है आपके पास DML रोल बैक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। पहले क्या होता था कि आप पहले अगर आपने सेव पॉइंट यूज किया अपने किसी कोड के अंदर, और आपने DML कर रहे हैं और साथ में कॉल आउट भी कर रहे हैं, तो सेव पॉइंट होने के बाद अगर DML फेल होती थी तो कॉल आउट नहीं होती थी।
अब वो फीचर उन्होंने इनेबल कर दिया कि आप डीएमएल अगर आप रोल बैक कर रहे हैं तो आपकी कॉल आउट इफेक्ट नहीं होगी, कॉल आउट फिर भी जाएगी। काफी लोगों को शायद यहाँ पे नहीं पता होगा सेफ पॉइंट क्या होता है, डीएमएल क्या होता है। लेट मी नो अगर आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ। ऑल गुड? यस और नो? Yes, yes, yes. यस, आई मीन रिपीट करूँ, बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ या आगे चलो? आगे किसी को आगे समझना चलो। ही नहीं। अच्छा, समझ ही नहीं। नहीं हम साहब आगे चलो। ऑलराइट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि लाइटनिंग रिकट पिकर एक्चुअली लुकअप का जो कंपोनेंट है वो LWC बिल्ट इन आ गया है। पहले हम थर्ड पार्टी यूज करते थे, पोजल वगैरह का बनाया हुआ कंपोनेंट जो होता था गिटहब पे, लेकिन अब सेल्सफोर्स ने बिल्ट इन सपोर्ट दे दी है रिकट पिकर की। तो लाइटिंग जो लुकअप है वो एक्चुअली आप सेल्सफोर्स का आउट ऑफ द बॉक्स यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट एक्चुअली। ऑरा के अंदर भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं, लेकिन लाइटिंग में कंपोनेंट के अंदर है। ऑरा के अंदर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है इन्होंने। ऑरा के अंदर भी कुछ नेविगेशन वगैरह इंप्रूव करें। और आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्सफोर्स ने जो अपनी एपेक्स आइटम्स थे जो कि नेम स्पेस थे उसके अंदर उन्होंने काफ़ी इन्हेंसमेंट करी, चेंजेस करी हैं। ऑथ के अंदर चेंजेस करी हैं कि आप ऑथ जो है अपडेट कर सकते हैं। फिर आईसी पार्टनर्स का एक नेम स्पेस इनिशिएटिव निकाला है जिसके अंदर आईसी जो एपेक्स के पैकेजेस बनाते हैं उनके लिए इसमें काफ़ी क्लास के अंदर फीचर्स हैं कि आप चेक कर सकते हैं एरर्स वगैरह। यूजुअली आईसी के लिए बड़ा मुश्किल होता था डीबगिंग करना। अब ये कि आप आईसी पार्टनर्स की जो नेम स्पेस को यूज़ करके आप डीबग लॉग कलेक्ट कर सकते हैं सब्सक्राइबर से। कनेक्ट एपीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर 3-4 चीज़ें ऐड करी हैं, कंप्रेशन नेम स्पेस ऐड किया है। कंप्रेशन नेम स्पेस के अंदर क्या होता है कि आप कंप्रेस कर सकते हैं आपके जो जिप वगैरह उसको बना सकते हैं, डाटा कंप्रेस कर सकते हैं। और फॉर्मूला इवेल की क्लास भी पहले नहीं थी। फॉर्मूला इवेल क्या होता है कि फॉर्मूला इवेल ये कि आप डायनेमिकली अब आप खुद से फॉर्मूला इवेल्यूएट कर सकते हैं। आप ऐसे कोई इनपुट फील्ड बना लिया, इनपुट बना के कि कस्टमर खुद वैल्यूज डाले, फॉर्मूले बनाए और आप उसको फॉर्मूले को कंपाइल कर सकते हैं थ्रू दिस एपेक्स मेथड और फिर आप उसको रन कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो डेवलपर्स के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एनहेंसमेंट है इसमें। और यहाँ पे इस हाईलाइट्स तो एटलीस्ट एंड हो गई हैं, पर आपके क्वेश्चन शुरू हो सकते हैं। अच्छा, मेरे पास आए हैं आई थिंक 2 क्वेश्चंस। Flow is already event based, record save update, platform events are alternates. I can post external callouts on normal record as well. इसमें अच्छा ये असदुल्ला यहीं पे बैठे हैं राइट? अच्छा असदुल्ला, आई थिंक ये फ्लो वाला का जवाब आई थिंक हो गया था प्लेटफॉर्म इवेंट का। ये अभी भी जवाब सवाल है इसका इसके आवाज आ रही है हमजा दोबारा बोले सर? दोबारा बोले। आप आ इधर रही है इधर ही आगे वो फ्लोज के बारे में पूछ रहा था कि फ्लोज जो है नॉर्मली वो वैसे ही इवेंट ट्रिगर्ड होते हैं। रिकॉर्ड अपडेट हुआ, सही हुआ, तो अगर प्लेटफॉर्म इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि उसको अपने फ्लो के ऊपर डाल दिया, तो अगर मुझे एक्सटर्नल कॉल आउट करना है तो मैं नॉर्मल फ्लो के लिए रिकॉर्ड जो अपडेट वाला फ्लो है वो भी तो यूज कर सकता हूँ, चाहे प्लेटफॉर्म इवेंट्स। पहले जब रैकेट ट्रिगर है तो प्लेटफॉर्म हाँ इवेंट्स समझ आ गया समझ में आ गया। देखिए फ्लो जो है वो एक सा टाइप का नहीं होता है। आप जिसकी फ्लो की बात कर रहे हैं वो रिकट ट्रिगर की बात कर रहे हैं। फ्लो स्क्रीन भी होता है, फ्लो ऑटो लॉन्च भी होता है और फ्लो प्लेटफॉर्म इवेंट भी होता है। जब आप फ्लो पे जाते हैं, क्लिक न्यू करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं कि फ्लो कौन सा बनाना है आपको, तो उसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यूजुअली प्लेटफॉर्म इवेंट को कोई देखता नहीं है। प्लेटफॉर्म इवेंट एक्चुअली आपके सेल्स फोर्स के लिए नहीं है, वो प्लेटफॉर्म इवेंट्स के थ्रू सब्सक्राइब करता है। अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म इवेंट बनाया है उसको सब्सक्राइब करने के लिए, जैसे ऑटो लॉन्च है या रिकट ट्रिगर है, रिकट ट्रिगर ऑटोमेटिकली चेंज पे चल जाता है, वो आपके विद इन सेल्सफोर्स चल रहा है। लेकिन प्लेटफॉर्म इवेंट एक बस के थ्रू चलता है जो कि एक्सटर्नल यूजर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल यूजर उस बस के अंदर कोई मैसेज भेजे, चाहे एक्सटर्नल भेजे, चाहे इंटरनल भेजे, चाहे किसी और तरीके से आप उसको हैंडल करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आपका प्लेटफॉर्म इवेंट यूजर होता है और वो टाइप होती है प्लेटफॉर्म इवेंट की। ठीक है, तो फ्लो मल्टीपल टाइप के होते हैं, सिर्फ रिकट ट्रिगर नहीं होता। तो इसलिए ये डिफरेंट टाइप है प्लेटफॉर्म इवेंट से सब्सक्राइब करने की। प्लेटफॉर्म में आप जनरेट नहीं कर सकते, ऑल्दो वो डीएमएल करनी पड़ेगी आपको किसी भी फ्लो के अंदर। प्लेटफॉर्म में एक्चुअली ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो वो बस के अंदर मैसेज चला जाता है। तो फ्लो पे जो प्लेटफॉर्म इवेंट है वो एक्चुअली सब्सक्राइब करने का है
कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म इवेंट कहीं तरीके से एपेक्स से भेज रहे हैं, लैटिन अमेरिका कंपनी से भेज रहे हैं, कॉमेडी लाइब्रेरी से भेज रहे हैं, किसी तरीके से ही भेज रहे हैं, आप जब भी कोई मैसेज करेगा, उस कोई भी मैसेज होगा उस इवेंट बस के अंदर, वो ये फ्लो रीड करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और फिर जो भी फंक्शनलिटी होगी वो फ्लो रन करेगी। तो ये फ्लो की एक टाइप है। ठीक है। अगला सवाल असदुल्ला शेख का ही आईसी पार्टनर्स, मैंने ऐसी एग्जांपल दी है जैसे कि आईसी पार्टनर्स को जो है लॉग्स कलेक्ट करने में इशू होता है, क्योंकि आप अगर 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 कोई डिबगिंग लॉग करने इनेबल करना है, तो आप आईसी पार्टनर्स की जो क्लास यूज करके आप कस्टमर से लॉग कलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, अगर आपको डिबग लॉग्स कलेक्ट करने, तो आपको ग्रैंड एक्सेस लॉगिन चाहिए होता है एज एन आईसी पार्टनर। आपको किसी ऐप सब्सक्राइबर का फर्स्ट कर लें कि आपने एक ऐप बनाई, ऐप बनाने के बाद आपने इसको रिलीज कर दिया, मैनेज पैकेज बना दिया या लॉग पैकेज बना दिया। वो बनाने के वजह से जो सब्सक्राइबर वो होता है जिसने आपकी ऐप इंस्टॉल करी है। आप यूजुअली करते हैं डॉक्यूसाइन की इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन, या कोई कॉन्गा इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी ऑर्ग के अंदर। तो आप जब आपको इशू आता है तो आप सपोर्ट पे बात करते हैं कि हाँ भी मुझे ये इशू आया है, तो फिर वो कहता है मुझे आप एक्सेस दे दो, ग्रांट एक्सेस दे दो, लॉगिन कर दो मुझे। तो सेल्सफोर्स को भी कर भी करता है, तो आप अलाउ करते हैं, यूजर पे जाके एक्सेस देते हैं। तो पहले आप एक्सेस देना पड़ता है, फिर जाके आप ऐसे लॉगिन करते हैं सब्सक्राइबर, और फिर आप डिबग लॉग देखते हैं। अब ये आईएसपी पार्टनर्स के अंदर उन्होंने न्यू क्लास इनिशिएट करी, इसके अंदर 3-4 मेथड्स हैं। उसमें एक मेथड ये भी है कि आप लॉग कलेक्ट कर सकते हैं सब्सक्राइबर के। सब्सक्राइबर अगर आपको चाहेगा तो आप एक बटन दबाएगा, आपने आईसी क्लास इनिशिएट करी, और वो बटन दबाएगा तो आपके पास लॉग जो है आपके पास आपकी जो पैकेजिंग और उसके अंदर आपके पास लॉग मेंटेन हो जाएंगे। तो आईसी क्लास पार्टनर्स नाम से क्लास है, इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स है, उसको स्टडी कर लेना। उसमें 3-4 और चीजें और भी चीजें, मुझे भी एक ही याद आ रही है अभी। आई थिंक ये भी हो गया। और कोई सवाल? किसी का कोई भी सवाल? कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है और कोई क्वेश्चन हम तो नहीं। चलो नाइस। आप लोग इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो कि सेल्सफोर्स में नए हैं? नए का मतलब ये कि अभी आपको 6 महीने से कम टाइम हुआ है। मेजॉरिटी है जो न्यू है, सबने हाथ खड़ा किया हमने। जबरदस्त। सिवाय यावर अच्छा भाई मेरा, के 12 साल का एक्सपीरियंस। हाँ यार यार भी नहीं। अच्छा मेरा इरादा ये एक्चुअली है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक गेटिंग सेल्सफोर्स फंडामेंटल्स की सीरीज इनिशिएट करने का। पास्ट में हम लोगों ने लैटिन वेब कंपनी की इनिशिएट किया था। इस बार मैं चाह रहा हूँ कि सेल्सफोर्स फंडामेंटल्स जो बेसिक्स हैं उनकी एक कोर्स इनिशिएट किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि वर्चुअली ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा उन लोगों के लिए जो कि इंटरेस्टेड है, या जो इवन जो सेल्सफोर्स के अंदर हैं जिनको अपना रिवाइज करना है बैकग्राउंड, या जो ज़्यादा साल भी हो गए, लेकिन ऑब्वियसली फोकस मेरा ये है कि जो स्टार्ट कर रहे हैं सेल्सफोर्स, जिनको 6 महीने से कम टाइम हुआ है सेल्सफोर्स के ऊपर, उनको टारगेट करने का। तो मैं चाह रहा था कितनी ऑडियंस है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम फिर भी इस कोर्स को मैं प्लान आउट करूँ और फिर रिलीज करूँ। We will highly appreciate you if you initiate this thing. We will highly appreciate you if you initiate this thing for us. I heard you. I heard you. I heard you. Thank you for the nice words. Then you will get at least 12 students from my side. My target is 100 at least. एक्चुअली टैक्स हम लोग ने भी And we maybe are fundamentals की बात very होगी। much passionate to learn more things about Salesforce and to start a career over in the Salesforce. Yes. And we are on Trailhead also, and we want to work with Salesforce. So you are doing trails. So Hamza, I think that's a good idea. A lot of people are interested over here in Awesome. this kind of series. So I think you can initiate and share information on the WhatsApp group and all the details of it. That's my plan. Perfect. It's good to hear that many people are interested, and that's actually encouraged me as well to work on very dedicatedly specific for the people. My goal is to get at least 100 people, not just the people who are actually in the Salesforce, who knows about the Salesforce, but also the people who doesn't know about the Salesforce, especially from the rural areas in Pakistan. So I'll try my best to get myself into that in detail, or I'll get back to you. Probably Ramadan is, I'm not sure is a good month or not for all of us. थोड़ा सा time short है. I know. It's another speaker. So वो भी session उनका start करना है. बिल्कुल, I understand that. Happy to see you all. It was amazing.
to see that many people are joining, and also many will join for sure. We have some good news regarding Pakistan Driven as well. So we'll share update with you probably the next event. But so I'll discuss internally. But there's one more thing that we can do is that there's a Trailblazer DX is happening, and we can do the watch party together. हाँ ठीक है, कर सकते हैं. Sure. Awesome. And the Anything anybody wants to say before I leave? yeah, there is one more thing that if you see the female participants are almost Mhm. equivalent to 50% today. Much less. So this is really exciting. This is really good. Thank you for coming. So I'm totally Awesome. गंगा भाई की भी कर दो। I'm so Um, happy to see that. Thanks, Tehan, for sharing this. So thank you, Hamza, for taking some time out from your day, and I think it's night over there, Yes, it's almost around midnight. midnight. Okay, so thank you so much, Hamza, for keeping the time separate for us. And anyone for Hamza, just any parting thoughts? Bye bye. कह रहे सोता कहाँ है ये यावर भाई. Okay. हाँ, सोना चलो, पड़ता है thank you so much, Hamza. चलो. All right, Assalamu alaikum everyone. Welcome. Allah Hafiz. Thank you. Hafiz.